Hello friends, I hope you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from Shade Samriddhi Guidance SSG. In this particular video, we are going to cover SECRA, that is Securities Contract Regulation Act 1956. It will be an audio revision. You can access the PDF notes in the Telegram channel, link of which is given in the description box. So let's start it. सेक्रा यानी कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कॉर्पोरेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, सक्सेशन होता है रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि एक BOI यानी कि बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी हो सकती है, उसका सक्सेशन होगा बाय अनदर स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक कंपनी हो सकती है इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पज ऑफ ARC। ARC का मतलब है असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ BSD। BSD मतलब बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। सेकेंड है डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन में सेग्रीगेशन होता है तीन चीज़ों का, ओनरशिप का, मैनेजमेंट का और ट्रेडिंग राइट्स का, ऑफ मेंबर्स ऑफ एन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी। जो स्कीम अप्रूव की जाएगी उसके हिसाब से सेग्रीगेशन होता है ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट का। थर्ड पॉइंट है प्रोविजंस टू विड्रॉ recognition plus the validity of contracts entered prior to such withdrawal by SEBI। तो सेक्शन 5 है वो विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन से डील करता है। इफ सेबी या फिर CG ओपिनियन है, उनका ओपिनियन है कि जो रिकॉग्निशन ग्रांट की गई है रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज को, अगर वो विड्रॉ करनी चाहिए, अगर उसके ओपिनियन में ऐसा है तो वो कर सकती है, इफ़ इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और इन पब्लिक इंटरेस्ट। या तो ट्रेड के इंटरेस्ट में होगा या तो फिर जनहित में। तो CG और सेबी सर्व करेंगे नोटिस रिटर्न में अलॉन्ग विद द रीजंस टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ RSE और उनको ROBH भी देंगे, और उसके बाद CG विड्रॉ करेगी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। विड्रॉवल जो भी होगा वो वैलिड हुए हैं, उनके ऊपर कोई वैलिडिटी पे असर करेगा नहीं। और CG RSE के साथ मिलकर आफ्टर कंसल्टेशन प्रोविजंस ऐसा बना सकती है जो डीम फिट हो फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ पॉइंट है ब्रोकिंग कंपनी फेल्स टू रिड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो अगर कोई ब्रोकिंग कंपनी है, उसने रिड्रेस नहीं किया ग्रीवियंसेस, तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा एटलीस्ट 1 लाख, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख पर डे अगर फेलियर कंटिन्यू हुआ तो, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। फिफ्थ पॉइंट है ब्रोकिंग कंपनी फेल्स टू सेग्रीगेट मनी और सिक्योरिटीज ऑफ क्लाइंट। उसने मनी सेग्रीगेट नहीं किया, जो उसको रिसीव हुआ उस हिसाब से उसने बराबर यूज़ नहीं किया और यूज़ कर दिया दूसरे लोगों के लिए या फिर खुद के लिए, तो फाइन क्या लगेगा, फाइन लगेगा 1 लाख विच कैन बी एक्सटेंडेड टू मैक्सिमम 1 करोड़। सिक्स्थ पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। तो कंपोजिशन कब होगा ऑफेंस का, तो इसमें है कि एनी ऑफेंस पनिशेबल इन दिस एक्ट, जो कि ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट ओनली या फिर विथ इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो फाइन। अगर ऐसा वाला है जिसके अंदर यानी कि इम्प्रिजनमेंट तो है ही है, अगर उसके अलावा कोई भी ऑफेंस होगा तो वो या तो पहले बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग कंपाउंड किया जा सकता है। और कंपाउंड कौन करेगा, सेट या फिर कोर्ट, जिसके पहले ये प्रोसीडिंग पेंडिंग हो जहाँ। सेवेंथ पॉइंट है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेट, यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। सेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ करेंगे हम, एनी पर्सन अग्रीड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ सेट मे अपील टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days from the date of commencement of communication of decision or order to him on any question of law। यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए फाइनल अथॉरिटी रहेगा सेट। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हम SC के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं विद इन 60 days, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा तो वो कंडोन भी कर सकता है डिले फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 60 days, यानी कि 60 days प्लस 60 days का यहाँ पे हो सकता है। फैक्टर्स कंसीडर्ड बाय AO यानी कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वाइल एडजजिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी। जब पेनल्टी डिसाइड करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स AO डिसाइड कंसीडर करेगा, तो उसमें 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला द अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज, और दूसरा सामने वाले को लॉस कितना हुआ, इसको कितना प्रॉफिट हुआ, सामने वाले को कितना लॉस हुआ, और रेपिटेटिव नेचर कैसा है डिफॉल्ट का।
नेक्स्ट पॉइंट आता है डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन बताना है। तो डेरिवेटिव्स इंक्लूड सिक्योरिटी। सबसे पहले तो क्या है, सिक्योरिटीज डिराइव्ड फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर शेयर, लोन, चाहे फिर हो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो। दूसरा पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कौन से जो डिराइव कर रहे हैं अपनी वैल्यू फ्रॉम प्राइजेस या फिर इंडेक्स ऑफ प्राइजेस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तीसरी पॉइंट आता है कमोडिटी डेरिवेटिव्स। और फोर्थ पॉइंट है एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर्ड बाय सीजी। ये तो एक्सेट्रा वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, कैन अ पर्सन बी अ मेंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज। तो इसका आंसर है नो, कि कोई भी पर्सन शैल नॉट ऑर्गेनाइज और असिस्ट or be a member of a unrecognized stock exchange for the purpose of assisting, entering or performing any contract in security except with the approval of CG या फिर SEBI। यानी कि किसी भी तरह से उसको ऑर्गेनाइज या असिस्ट या मेंबर नहीं बनना है अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, और वो असिस्ट या एंटर या परफॉर्म नहीं कर सकता कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कि जब उसने अप्रूवल ले रखा हो सीजी या फिर सेबी से। 11th पॉइंट है पावर ऑफ सेबी टू इशू डायरेक्शंस टू अ recognized stock exchange और person who has made profit। तो सेबी के पास क्या क्या पावर्स हैं कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता है आरएससी को या फिर जिसने प्रॉफिट किया है। इफ आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी करने के बाद सेबी सेटिस्फाई है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स या फिर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, या 3 पॉइंट है, या तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर के लिए, या टू प्रिवेंट द अफेयर्स being conducted in a manner detrimental to the interest of investors, और to secure a proper management। किस लोगों का? 4 लोगों का, आरएससी यानी कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सीसी यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एजेंसी, और फिर एनी अदर पर्सन हु हैज मेड प्रॉफिट। अगर इन तीनों का को वो डायरेक्शन इशू कर सकता है एक 2 लोगों को कर सकता है, एक तो इन 4 लोगों को, और टू एनी कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड एज मे बी अप्रोप्रिएट इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटी मार्केट। और पर्सन का मतलब वो है जिसने यहाँ पे प्रॉफिट किया है या फिर लॉस अवर्ट किया। 12th पॉइंट है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू कमोडिटी डेरिवेटिव्स। दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो सेक्रा एक्ट है वो नॉन ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स का स्पेशल प्रोविजन है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो सीजी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट कैन डिक्लेयर एनी एरिया दैट all or any provisions of this act shall apply in respect of non-transferable specific delivery contracts। अगर सीजी के ओपिनियन में इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट में अगर होगा तो क्या करेगा, कोई भी पर्टिकुलर एरिया को बता देगा कि हाँ इसके ऊपर ये सारे या कुछ प्रोविजन जो हैं वो अप्लाई होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। 13th पॉइंट है ड्यूटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू फर्निश पीरियोडिक रिटर्न्स टू सेबी। तो एवरी स्टॉक एक्सचेंज पीरियोडिक रिटर्न्स के ऊपर अपने को बात करनी है, तो हर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को मस्ट है फर्निश करना पीरियोडिक रिटर्न्स टू सेबी भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी, करंट अफेयर्स की, इंक्लूडिंग द वॉल्यूम एंड वैल्यू, वॉल्यूम भी और वैल्यू भी बताना होगा ट्रांजैक्शन का, और शॉर्ट डिलीवरीज कितनी हुई यानी कि सेल, और इम्पोर्टेंट डिसीजन बीओडी ने क्या रखे हैं ये सब हमको बताना होगा। तो सबसे पहले तो ड्यूटी क्या आ गई, सबसे पहले तो रिटर्न्स देने हैं उसको। दूसरी क्या आ गया, पावर ऑफ सेबी टू आस्क इन्फॉर्मेशन इन एडिशन टू अबो। तो क्या है, सेबी के पास राइट है कि वो ऑर्डर इशू कर दे राइटिंग में, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन भी कॉल कर सकता है फ्रॉम रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द आरएससी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। पीरियड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी फॉर इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के लिए बुक्स हमको कितने साल के लिए मेंटेन करनी होगी, 5 years के लिए फॉर इंस्पेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बुक्स ऑफ अकाउंट 5 years के लिए मेंटेन करनी है। ड्यूटी ऑफ आरएससी और पर्सन्स एसोसिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सॉट बाय सेबी। तो जब भी इंफॉर्मेशन सेबी ने मांगी है तो आरएससी और पर्सन्स उनकी ड्यूटी क्या रहेगी, एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑफिसर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज प्लस एवरी मेंबर
जहाँ पे भी अगर मेंबर एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसका हर पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर या फिर अदर पर्सन डीलिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे किस हिसाब से भी वो डील करते हैं, वो बाउंड है, उनको कंपल्सरीली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी टू द इंक्वायरी ऑफिसर या फिर सेबी के रिप्रेजेंटेटिव को। तो 13 पॉइंट के अंदर ये 4 मेन पॉइंट हैं। पीरियोडिक रिटर्न सबमिट करने के बारे में, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है सेबी। और थर्ड पॉइंट था कि बुक को 5 ईयर्स तक के लिए मेंटेन करना है। और ड्यूटी बताई थी हमने आरएससी और पर्सन्स की, अगर सेबी ने इन्फॉर्मेशन मांगी हो तो। 14th पॉइंट है ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ राइट टू बाय और सेल और राइट टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज इन फ्यूचर एंड इंक्लूड अ तेजी मंदी गली पुट एंड कॉल इन सिक्योरिटीज। तो ऑप्शन क्या क्या है सिक्योरिटीज में? कितने सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो या तो तुम परचेज कर सकते हो और सेल कर सकते हो, या बाय और सेल कर सकते हो, या राइट टू बाय एंड सेल दोनों ले सकते हो। उसी तरह से तेजी मंदी भी होता है, तेजी अलग मंदी अलग, तेजी मंदी भी है। पुट कॉल अलग अलग भी है और पुट एंड कॉल भी है। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड फॉर एक्चुअल डिलीवरी। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आइदर ऑन द सेम डे या फिर नेक्स्ट डे। स्पॉट डिलीवरी में क्या होता है? एक्चुअल डिलीवरी होती है और पेमेंट की जाती है तो उसी दिन या उसके अगले दिन। फिर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय डिपॉजिटरी फ्रॉम अकाउंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर टू अकाउंट ऑफ अनदर बेनिफिशियल ओनर। और स्पॉट डिलीवरी में दो चीज़ आती है, एक तो एक्चुअल डिलीवरी जो चाहे पेमेंट उसी दिन होता है या अगले दिन होता है, और दूसरा आता है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय द डिपॉजिटरी फ्रॉम वन बीओ टू अनदर बीओ बेनिफिशियल ओनर। 15 पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, यानी कि केस क्या है यहाँ पे कि आरएससी फेल टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस इशूड बाय सेबी और एओ इनिशिएट कर दिया है पेनल्टी प्रोविजन, क्योंकि आरएससी तो सेबी के गाइडलाइंस और डायरेक्शन तो उसने फॉलो किए नहीं और अब वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं एओ ने। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू द बोर्ड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग एनी पर्सन अगेंस्ट whom any proceeding is initiated or may be initiated may file an application in writing to SEBI for settlement of proceeding for the alleged default। तो सबसे पहले तो जिसके खिलाफ भी या तो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है या हो सकती है, वो क्या कर सकता है? एक एप्लीकेशन इन राइटिंग फाइल कर सकता है टू द बोर्ड यानी कि सेबी को, ताकि वो सेटलमेंट कर सके उन प्रोसीडिंग्स का। बोर्ड may consider the for settlement. Board after considering the nature, gravity and impact of default, बोर्ड क्या करेगा? 3 चीज़ों को ध्यान में रखेगा, नेचर को, ग्रेविटी और उसका इम्पैक्ट ऑफ डिफॉल्ट को देखेगा, और फिर वो एग्री या फिर रिजेक्ट कर सकता है प्रपोजल ऑफ सेटलमेंट को ऑन पेमेंट ऑफ सच टर्म्स एज ऑन डीम फिट, या फिर वो थोड़े पेनल्टी के लिए पेमेंट करने भी कह सकता है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेबी एक्ट, प्रोसीजर वही फॉलो करना होगा जैसा कि सेबी एक्ट में लिखा हुआ है। और नो अपील टू एन ऑर्डर, नो अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय बोर्ड और एओ अंडर दिस एक्ट। तो अगर इस सेक्शन में एक तो तुमने पहले सेबी की इन्फॉर्मेशन कुछ गाइडलाइन फॉलो नहीं की, फिर तुम्हारे ऊपर एओ ने इनिशिएट कर दिया है प्रोसीडिंग, और उसके ऊपर तुम अभी इसके खिलाफ और कहीं नहीं जा सकते। अभी एक बार जो बोर्ड का फैसला आ जाएगा, जो सेबी का आएगा, जो एओ का आएगा, उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। 16 पॉइंट है एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू, ये पेनल्टी वाला ही है 23A, टू फर्निश एनी इन्फो डॉक्यूमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट और रिटर्न और रिपोर्ट टू सेबी और आरएससी विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन लिस्टिंग एग्रीमेंट कंडीशन बायलॉज ऑफ आरएससी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट। तो जो भी पर्सन ने या तो सेबी की या फिर उस पर्टिकुलर आरएससी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की इन रिगार्ड टू फर्निश ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट या रिटर्न या रिपोर्ट, जो या फिर उसमें या तो उनके लिस्टिंग एग्रीमेंट में होगी या कंडीशन में दी होगी या बायलॉज में दी होगी, वो अगर फॉलो नहीं करते या फिर उन्होंने मेंटेन ही नहीं किया ऐसा कोई बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड या फिर लिस्टिंग एग्रीमेंट, तो पेनल्टी होगी मिनिमम 1 लाख विच कैन बी एक्सटेंडेड टू ₹1 लाख पर डे, बट मैक्सिमम
इज 1 करोड़। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ डिविडेंड, यानी कि इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए जो होता है उसके लिए क्या होगा। होल्डर ऑफ सिक्योरिटी हुज नेम इज इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी, जो भी होल्डर होगा सिक्योरिटी का, होल्डर कौन होता है, जिसका नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ हो, कैन लीगली रिसीव भी कर सकता है और रिटेन भी कर सकता है एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इवन इफ ही हैज ट्रांसफर्ड द सिक्योरिटी। ठीक है, फिर भले ही उसने जिसका नाम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा रहेगा वो रिसीव भी कर सकता है और रिटेन भी कर सकता है, फिर भले ही उसने सिक्योरिटीज ट्रांसफर ही क्यों ना कर दियो। लेकिन 2 केस में ये नहीं होगा। कब कब, अनलेस ट्रांसफर इज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी कि उसने पैसे लेके ट्रांसफर किया है, ऐसा नहीं कि फ्री में ऐसा कुछ कर दिया है, लेकिन अगर पैसे लेके ट्रांसफर किया है और इफ ट्रांसफर डीड प्लस ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स लॉन्च विद कंपनी विद इन 15 days फ्रॉम द डेट व्हेन डिविडेंड बिकेम ड्यू, और डिविडेंड ड्यू हुआ उसके 15 दिन के अंदर सारे ट्रांसफर डीड और सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर फर्निश कर दिए गए, सबमिट कर दिए गए हैं कंपनी को, तो फिर उसको नहीं मिलेगा जिसका नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में है। पीरियड ऑफ 15 days कहाँ जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 3 केसेस में। अगर डेथ ऑफ ट्रांसफर ही हो गई हो, एक्चुअल पीरियड टेकन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू एस्टेब्लिश हिज क्लेम, बीच में ही डेथ हो गई हो ट्रांसफर की, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपना हक बताने में कितने दिन लगे उतने से वो एक्सटेंड हो जाएगा। लॉस ऑफ ट्रांसफर डीड, अगर ट्रांसफर डीड थी वही गुम हो गई, बट थेफ्ट और कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ट्रांसफरी अगर है तो एक्चुअल पीरियड टेकन फॉर द रिप्लेसमेंट। और तीसरा है कि डिले इन लॉजिंग ड्यू टू पोस्ट, अगर पोस्ट हमने कर दिया था लेकिन वो पोस्ट पहुंचा नहीं बाय पोस्ट, तो एक्चुअल पीरियड ऑफ डिले। नथिंग शैल अफेक्ट राइट ऑफ कंपनी टू पे डिविडेंड टू पर्सन हुज नेम इज इन बुक्स ऑफ अकाउंट और राइट ऑफ ट्रांसफरी। ठीक है, तो कोई भी इसको रोक नहीं सकता कि जो भी राइट ऑफ कंपनी था कि वो कंपनी का हक है, जिसके नाम पे भी बुक में जिसके नाम पे शेयर्स हो जो भी हो वो उनको दे सकता है। राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी टू एनफोर्स हिज राइट अगेंस्ट ट्रांसफरर इफ कंपनी रिफ्यूजेस टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन हिज नेम। तो ट्रांसफरी को भी हक है, ठीक है, वो भी अपना राइट जो है वो एनफोर्स कर सकता है अगेंस्ट ट्रांसफरर। अगर कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम तुम्हें नहीं देंगे, लेकिन वो ट्रांसफरर के अगेंस्ट तो वो एक्शन ले ही सकता है। पॉइंट नंबर 18 है सीजी रिसीव्ड कंप्लेंट्स अगेंस्ट आरएससी फॉर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। सीजी को कंप्लेंट मिली है अगेंस्ट आरएससी कि वो फंक्शनिंग बराबर नहीं कर रही है, तो क्या सीजी सस्पेंड कर सकता है बिजनेस ऑफ आरएससी? इफ इन द ओपिनियन ऑफ सीजी एक इमरजेंसी अराइज हो गई है एंड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग सच इमरजेंसी सीजी में इफ नेसेसरी सस्पेंड द बिजनेस ऑफ आरएससी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 7 days, यानी कि 7 दिन के लिए वो, अगर कोई भी इमरजेंसी अराइज हो रही है तो वो 7 दिन के लिए सस्पेंड कर सकती है आरएससी को बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अलॉन्ग विद द रीजंस एंड इफ इन, ठीक है, नोटिफिकेशन भी देगा और रीजंस भी बताएगा। लेकिन अगर इस सीजी का ओपिनियन में इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में पीरियड एक्सटेंड भी कर सकती है बाय अनदर लाइक नोटिफिकेशन ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग ROBH टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ आरएससी। यानी कि जो पहली बार सस्पेंड करेगा वो तो इमरजेंसी अराइज हो गई तो वो तो अपने आप ही 7 days के लिए कर सकता है, लेकिन अगर बाद में भी उसको ओपिनियन में लगे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर उसको पब्लिक इंटरेस्ट में लगे कि नहीं और ये पीरियड जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए, तो अगली बार जो एक्सटेंशन होगा वो आफ्टर गिविंग ROBH ही होगा और वो भी नोटिफिकेशन के थ्रू होगा। 19th पॉइंट है पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बायलॉज। तो क्या स्टॉक एक्सचेंज बायलॉज बना सकती है? तो हाँ, एनी आरएससी मे मेक बायलॉज फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो आरएससी जो है वो बायलॉज बना सकती है इसके लिए फॉर रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज, रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। दीज आर सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, यानी कि सेबी का अप्रूवल तो फिर भी तुमको पहले लेना ही पड़ेगा, अपने आप से तुम बायलॉज नहीं बना सकते। बायलॉज में प्रोवाइड दैट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दीज विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर तुमने बायलॉज को फॉलो नहीं किया तो जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, ऐसा प्रोवाइड कर सकती है। एंड सच कॉन्ट्रावेंशन रेंडर कंसर्ट मेंबर लाइबल टू फाइन और पनिशमेंट। ये भी बोल सकते हैं, 2 बातें हो सकती है बायलॉज, ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रावेंशन अगर करोगे बायलॉज का तो जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो जाएगा और जो उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है वो कंसर्न पर्सन जो होगा वो लाइबल होगा टू पनिशमेंट एंड फाइन। Such bylaws when approved by SEBI
पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ RSE। और जब ये बायलॉज अगर पहले अप्रूव हो जाएंगे सेबी से, तो फिर वो पब्लिश किए जाएंगे इन द ऑफिशियल गैजेट इन द दो जगह पे, इंडिया लेवल पे भी, यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया में भी पब्लिश होगा और साथ ही साथ ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट में भी होगा, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस होगा RSE का। और विथ इफेक्ट फ्रॉम कहाँ से ये एप्लीकेबल होगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन इन GOI, जो ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में जब से आप पब्लिश करोगे तब से वो इफेक्टिव डेट मानी जाएगी उसकी। और अगर इससे भी सेटिस्फाई है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट बाय लॉज मेड इमीडिएटली, तो वो ऑर्डर करेगा इन राइटिंग विथ रीजंस एंड डिस्पेंस विद द कंडीशंस ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन। ठीक है। और अगर उसको सेबी को लगे नहीं ये तो बहुत ही ज़रूरी है बाय लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और ये है, तो वो ये बाईपास कर सकता है ये सारे काम, और लेकिन उसके लिए उसको ऑर्डर देना होगा राइटिंग में अलॉन्ग विथ इट्स रीजन। तो पब्लिकेशन वगैरह ये हट भी सकता है। फिर पावर ऑफ सेबी टू अमेंड बाय लॉज। तो पहले तो पावर ऑफ हमने स्टॉक एक्सचेंज की बात की कि क्या बाय लॉज जो है वो सेबी स्टॉक एक्सचेंज बना सकता है। अब सेबी के पास क्या क्या पावर है बाय लॉज को अमेंड करने की? सेबी आइदर ऑन सुमोटो और एन एप्लीकेशन, या तो खुद से या तो किसी के एप्लीकेशन करने पर अमेंड कर सकता है बाय लॉज ऑफ अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इफ सेबी सेटिस्फाई है कि आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ RSE, ठीक है, पहले कंसल्ट करेगा गवर्निंग बॉडी से कि नेसेसरी है या एक्सपीडिएंट है, पब्लिश करेगा इन 2 गैजेट्स, यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया और ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट। इफ RSE हैज़ एनी ऑब्जेक्शन अप्लाई टू सेबी विद इन 2 months फॉर रिविजन। ठीक है, पहले तो देखो रिविजन जो हुआ है, अमेंडमेंट जो भी हुआ है वो गवर्निंग बॉडी के कंसल्टेशन के साथ ही हुआ है, लेकिन इनके सभी उसको नहीं मान रहा है वो, अगर उसको ऑब्जेक्शन है तो वो 2 महीने के अंदर बोल सकता है रिवीजन के लिए। डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मेंबर ऑफ RSE। तो अगर सेबी सेटिस्फाई है इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड या फिर पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑर्डर इन राइटिंग, कॉल कर सकता है मेंबर ऑफ RSE टू फर्निश इन राइटिंग इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अंडर इंक्वायरी। ठीक है, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन क्या क्या ले सकता है सेबी अगेंस्ट ए मेंबर, तो बोल रहे हैं कि अगर उसको लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में है तो एक ऑर्डर इशू करेगा राइटिंग में और मेंबर्स पे कॉल करेगा कि वो उसको रिटर्न इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन दे। सेबी इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन आइदर अपॉइंट 1 or more person टू मेक इंक्वायरीज और डायरेक्ट गवर्निंग बॉडी टू मेक इंक्वायरी एंड सबमिट अ रिपोर्ट। तो या तो खुद से वो इंक्वायरी कर सकता है और इन्फॉर्मेशन ले सकता है, और या फिर वो किसी और 1-2 पर्सन्स को अपॉइंट कर सकता है, या फिर जो गवर्निंग बॉडी है RSE को, उसी को बोल सकते हैं भाई तुम तुम्हारे मेंबर की इंक्वायरी करो और मेरे को एक रिपोर्ट सबमिट करो। इफ एडवर्स फाइंडिंग्स आर फाउंड, अगर एडवर्स फाइंडिंग मिल गई तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि फाइन, एक्सपल्शन, सस्पेंशन। ठीक है, ये सब हो सकता है, और बायलॉज में भी जो प्रोवाइड कर रखी होगी पनिशमेंट वो भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है बाय सेबी अगेंस्ट अ मेंबर। फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस पेमेंट थी, तो ये पहले ही आ गया था, मिनिमम 1 लाख एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे और नॉट मोर देन 1 crore फॉर ईच फेलियर। राइट टू अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट सिक्योरिटीज ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के पास क्या राइट है कि वो अपील कर सके अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंज के कि उसने हमारी सिक्योरिटीज जो है उसको लिस्ट करने से मना कर दिया है। व्हेन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज refuses public company to list the securities, the company is entitled to furnish reason and it may appeal to SET। ठीक है, तो उसको कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी को RSE मना करता है कि हम तुम्हारी सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं करेंगे, तो सबसे पहले उनका हक है कि उनको सारे रीजंस फर्निश किए जाएं। ठीक है, फर्निश रीजन होएगा और फिर वो अपील कर सकते हैं टू SET विदिन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच रिफ्यूजल रीजंस आर फर्निश। जब से उनको रीजंस ऑफ रिफ्यूजल मिल गए तब से उसके 15 दिन के अंदर वो अपील में जा सकते हैं। इफ RSE हैज़ नॉट फर्निश्ड रिफ्यूजल रीजंस विद इन स्पेसिफिक टाइम, अगर RSE ने रीजन से फर्निश नहीं किया जो कि उनका हक था रिसीव करने का, लेकिन अगर RSE ने नहीं दिया है रिफ्यूजल रीजन, तो विद इन 15 days फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइम और पीरियड ऑफ मैक्सिमम 1 month एज
ठीक है। तो अब फिर मतलब स्पेसिफिक टाइम तुम रुको, तब तक भी अगर रीज़न नहीं देते हैं तो 15 दिन के अंदर या फिर मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर सेट के पास अपील में जा सकते हैं। सेट क्या करेगा? सेट वेरी या फिर सेट असाइड करेगा डिसीजन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, या तो फिर थोड़ा चेंज कर सकता है या फिर उसको स्क्रैप कर सकता है पूरा का पूरा, या फिर वेर RSC हैज़ नॉट फर्निश्ड एंड omitted or failed to dispose of grant permission and such decision is final, SAT may dispose of appeal within 6 months or as expeditiously as possible। और जहाँ पे RSC ने रीजंस फर्निश नहीं किए और फेल टू डिस्पोज ऑफ किया है, तो सच डिसीजन एंड सच डिसीजन शैल बी फाइनल। तो सेट क्या करेगा? डिस्पोज ऑफ कर देगा अपील विद इन 6 मंथ। SEBI orders corporatization and demutualization. Every RSC in respect of corporatization demutualization approved shall either by fresh issue of equity shares to public or other manner as specified by SEBI regulations ensure that at least 51% of equity share capital is held within 12 months from the date of publication of order by public other than shareholders having trading right। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जो कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन होता है उसका ऑर्डर जब सेबी पास करेगा उसका प्रोसेस क्या होगा? तो जब भी RSC ने कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन की उनकी जो स्कीम है वो अप्रूव हो गई है, तो या तो वो फ्रेश इशू के साथ इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू करेंगे या फिर कोई और मैनर जो कि सेबी ने स्पेसिफाई किया होगा वैसा वाला करेंगे। और उससे उनको क्या इंश्योर करना है कि 12 महीने के अंदर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर, पब्लिक ने अदर देन शेयर होल्डर जिनके पास ट्रेडिंग राइट है उन्होंने एटलीस्ट 51% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड कर लेना चाहिए। सेबी में एक्सटेंड दिस पीरियड ऑफ 12 मंथ इफ सफिशिएंट कॉज इज गिवन एंड इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो सेबी जो है वो इसको इंक्रीज भी कर सकता है। शेयर ट्रांजेक्शन बाय मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नॉर्मली कैरी आउट ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो होता है नॉर्मली तो जो ट्रांजेक्शन अंडरटेक करते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स ही करते हैं। इसके लिए यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रहता है। लेकिन हाउएवर मेंबर कैन एंटर इनटू ट्रांजैक्शन एज प्रिंसिपल विद अनदर मेंबर ओनली। लेकिन अगर उसको प्रिंसिपल बेसिस पे अगर उसको एंटर करना है तो वो दूसरे मेंबर के साथ ही एंटर हो सकता है। If member desires to enter contract as principal with a non-member, he has to get written consent। ठीक है। तो लेकिन अगर उसको नॉन मेंबर के साथ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो उसको क्या करना होगा? एक रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम सच मेंबर मैक्सिमम विद इन 3 days ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो इसके मैक्सिमम 3 दिन के अंदर उसको ऐसी परमिशन लेनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट नोट इंडिकेट मेंबर एज प्रिंसिपल इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल। और जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा ना उसमें भी मेंशन करना होगा कि जो मेंबर है वो एज एन एजेंट नहीं एज अ मेंबर एक्ट कर रहा है, सॉरी एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है। और स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 15, यानी कि स्पॉट डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ये सब एप्लीकेबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेवाड़ रूरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट IFCI है, उसने इशू किया है 8% रिडीमेबल बॉन्ड्स आफ्टर 7 years directly to public and not through stock exchange. To prevent undesirable transaction in securities and to promote healthy stock market, SECRA has been enacted. All stock exchange of country registered and recognized offer of share or debenture to public for subscription after permission of stock exchange, not applicable to government या फिर RBI या फिर local authority set up by an special law or person affected by any transfer or agency। यानी कि IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मेवाड़ रूरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि एक स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर बनाया हुआ हो, ये लोग वायलेट नहीं करेंगे क्योंकि इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता है।
तो क्या है, ये जो सेक्रा एक्ट है ये नॉट एप्लीकेबल है टू गवर्नमेंट या फिर आरपीआई या लोकल अथॉरिटी या फिर कॉरपोरेशन जो कि सेटअप है अंडर स्पेशल लॉ या फिर पर्सन अफेक्टेड बाय एनी ट्रांजैक्शन और एजेंसी, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि अंडर किए गए हों, जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स वाली बात है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता सेक्रा। लेकिन टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट हेल्दी स्टॉक मार्केट सेक्रा इनेक्ट हुआ था, और सभी ऑल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कंट्री जो कि रजिस्टर और रिकॉग्नाइज है वही ऑफर करते हैं टू इशू शेयर और डिबेंचर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन के साथ ही, जो कि रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड हो, उसके साथ ही आप ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को कि वो आपके शेयर और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करें। लेकिन क्योंकि ये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मेवाड़ रूरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल है ही नहीं, तो ये लोग बिना किसी परमिशन के लिए डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं, डायरेक्टली पब्लिक में जा सकते हैं। 26 पॉइंट है पावर ऑफ सेबी वाइल अप्रूविंग स्कीम्स ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। तो सेबी के पास क्या पावर है वाइल अप्रूविंग द कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन? तो सेबी एम्पावर्ड है टू अप्रूव द स्कीम ऑफ विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, चाहे मॉडिफिकेशन या बिना मॉडिफिकेशन के वो अप्रूव कर सकती है, और सेबी रिजेक्ट कर सकती है प्रपोज स्कीम इफ इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट। और स्पेसिफिक पावर्स जो हैं सेबी के वो एज फॉलोज हैं कि वो ऑर्डर कर सकती है इन राइटिंग दैट द वोटिंग राइट्स टू शेयर होल्डर्स मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रोकर्स। तो जो ब्रोकर्स हैं वही वोटिंग राइट्स कर सकते हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर हैं, ब्रोकर हैं, वही वोटिंग राइट्स होंगे, और राइट ऑफ शेयर होल्डर या फिर स्टॉक ब्रोकर टू अपॉइंट और रीअपॉइंट गवर्निंग बॉडी ऑफ आरएससी। ठीक है, जो स्टॉक ब्रोकर है या फिर शेयर होल्डर है उसी के पास हक है कि वो अपॉइंट या रीअपॉइंट कर सके गवर्निंग बॉडी ऑफ द आरएससी। और थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ रीअपॉइंटमेंट नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्निंग बॉडी। मैक्सिमम नंबर ऑफ रीअपॉइंटमेंट कितनी होगी? नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्निंग बॉडी। ये पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ऑन रिजल्ट ऑफ अप्रूव्ड स्कीम स्टॉक एक्सचेंज इशू करेगा शेयर्स टू पब्लिक विद इन 12 मंथ्स सो दैट एटलीस्ट 51% ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर with the public other than shareholder having the trading right। और सेबी एक्सटेंड कर सकता है सच पीरियड ऑफ 12 मंथ अप टू अनदर 12 मंथ, यानी कि 12 मंथ प्लस 12 मंथ का एक्सटेंशन हो सकता है। 27 पॉइंट है आरएससी डिजायर टू ट्रांसफर ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग हाउस टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो आरएससी क्या चाहता है कि जो क्लियरिंग हाउस का जो ड्यूटीज और फंक्शंस है वो एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि अलग आउटसोर्स करने की बात हो रही है। तो उसमें क्या करना होगा? एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल बाय सीसी क्या रहेगा वो बताना है। तो आरएससी अगर प्रायर अप्रूवल ले ले सेबी का तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं ड्यूटी और फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस टू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बीइंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या जो भी मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होगा वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ 3 चीज़ें। पीरियोडिक सेटलमेंट होता रहे किसका? कॉन्ट्रैक्ट का, और डिफरेंसेस देयर अंदर होता रहे उसका पीरियोडिक सेटलमेंट होता रहे। फिर डिलीवरी और पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज हो जाए, और तीसरा है एनी अदर मैटर इंसिडेंटल देयर टू और कनेक्टेड देयर विथ सच ट्रांसफर। तो सबसे पहला पीरियोडिक सेटलमेंट हो जाए, डिलीवरी भी और पेमेंट भी हो जाए, और अदर मैटर्स कनेक्टेड और इंसिडेंटल देयर टू। एवरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक बायलॉज, ठीक है, उनको भी बायलॉज बनाने होंगे और वो सबमिट करेंगे टू सेबी फॉर अप्रूवल। फिर सेबी अगर सेटिस्फाई हो जाए इफ इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रांट कर देगा अप्रूवल टू बायलॉज एंड अप्रूव ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज एंड फंक्शन टू क्लियरिंग हाउस। ठीक है, दोनों मतलब पहले तो उसको जो बायलॉज बनाने होंगे वो भी अप्रूवल उसको ग्रांट लेना पड़ेगा, उसका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, और दूसरा कि हाँ कि सच में ड्यूटीज और फंक्शंस है वो भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं फ्रॉम सीएच टू सीसी। Provisions of section 4 to 12 shall apply to CC in respect of clearing house as it applied to RSC। तो RSC के ऊपर जो प्रोविजंस रखते थे फ्रॉम सेक्शन 4 to 12 वो अब जो क्लियरिंग हाउस के रिलेशन में थे वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर भी अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
28 रेमेडीज अवेलेबल टू लिस्टेड कंपनी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ आरएससी अगेंस्ट डीलिस्टिंग। तो सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चन किया था कि वो तो क्या था कि भाई वो लिस्ट करने से ही मना कर रहा है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हाँ वो रीजन का निश्चित करना जरूरी है, फिर वो अपील कर सकता है सेट में और 15 दिन के अंदर अपील में जा सकता है। ये क्या है कि रेमेडीज अवेलेबल क्या होगी लिस्टेड कंपनी को, यानी कि वो तो पब्लिक कंपनी लिस्ट होना चाहती थी, ये ऑलरेडी लिस्टेड है और इसको डीलिस्ट कर दिया है। तो क्या हुआ, तो सेक्शन 21 अप्लाई होगा। आरएससी क्या कर सकता है, डीलिस्ट सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस ऑन और ग्राउंड्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर गिविंग आरओबीएच टू द कंसर्न्ड कंपनी। ठीक है, तो डीलिस्ट करने से पहले क्या करेगा, आरओबीएच भी देगा वो और अपने रीजंस रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग। तो लिस्टेड कंपनी या फिर अग्रीड इन्वेस्टर जो भी होगा वो अपील कर सकता है टू सेट विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिसीजन ऑफ आरएससी। सेट अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो कंडोन कर सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज फॉर पीरियड नॉट मोर देन 1 मंथ। तो 15 दिन का था लेकिन वो नॉट मोर देन 1 मंथ उसको सफिशिएंट कॉज अगर रहा तो वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडीशंस ऑफ सीजी फॉर ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज। तो सीजी क्या क्या कंडीशंस लगाएगा फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दे सकता है, उनका क्वालिफिकेशन बता सकता है कि मेंबर्स जो होंगे उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। दूसरा, मैनर इन विच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड और एनफोर्स्ड। फिर तीसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीजी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो बोल सकता है मेरा बंदा रखना पड़ेगा तुमको स्टॉक सीजी, नॉट मोर देन 3 नॉमिनेटेड बाय सीजी, लेकिन जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होंगे नॉट मोर देन 3 होगी, कम से कम 3 तक ही वो अपॉइंट कर सकता है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ मेंबर्स एंड देयर ऑडिट बाय सीए वेयर रिक्वायर्ड बाय सीजी। तो ठीक है, सबसे पहले तो वो मेंबर्स का क्वालिफिकेशन बता सकता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट किस हिसाब से एंटर करेंगे वो बता सकता है, फिर बोल सकता है मेरा रिप्रेजेंटेशन रखो। फिर चौथा पॉइंट वो बता सकता है कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं और ऑडिट कब कराना है सीए से। ये सारी बातें भी वो सीजी बोल सकता है, ये सारी कंडीशंस है रिकॉग्निशन के लिए। फिर पावर्स ऑफ सीजी टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी। तो सीजी जो है वो सुपरसीड कर सकता है क्या गवर्निंग बॉडी को, तो हाँ कर सकता है। सीजी के अगर ओपिनियन में गवर्निंग बॉडी आरएससी को सुपरसीड करना चाहिए, तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, तो ठीक है बिना कुछ और सोचे समझे सीजी सर्व रिटर्न नोटिस टू द गवर्निंग बॉडी फॉर सुपरसीशन अलॉन्ग विद रीजंस। ठीक है, सीजी क्या करेगा, सुपरसीड कर देगा, एक ऑर्डर जारी करेगा उसके लिए और साथ में रीजंस भी दे देगा। आफ्टर गिविंग आरओबीएच, और फिर आरओबीएच देगा सीजी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर कर देगा कि अब जो गवर्निंग बॉडी ऑफ आरएससी है वो अब सुपरसीड हो चुकी है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा। सीजी अपॉइंट पर्सन्स और पर्सन्स टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म ऑल पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्निंग बॉडी। ठीक है, तो अब उसने सुपरसीड तो कर ही लिया है, तो अब वो जो गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स थे वो काम करेंगे क्या, नहीं। तो सीजी जो है वो अपॉइंट कर सकता है पर्सन्स को जो कि एक्सरसाइज और परफॉर्म करेंगे द फंक्शंस ऑफ द गवर्निंग बॉडी। इफ मोर देन 1 पर्सन इज अपॉइंटेड, अगर एक से ज़्यादा पर्सन अपॉइंट किया गया है तो एक पर्सन होगा वो चेयरमैन होगा और दूसरा पर्सन होगा वो वाइस चेयरमैन होगा। ठीक है, एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा और टेन्योर जो होगा वो स्पेसिफाई कर देगा नोटिफिकेशन में, और सीजी में वेरी सच पीरियड बाय नोटिफिकेशन, और जब उसको टेन्योर एक बार रख देगा और बाद में वो बदल भी कर सकता है, नोटिफिकेशन जारी कर करके वो उसका टेन्योर भी बदल सकता है। 31 पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, और जब ये नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कौन सा, सुपरसीड का, तो मेंबर्स का क्या होगा गवर्निंग बॉडी का, उसका हमको बताना है कि मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सीज टू होल्ड ऑफिस ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जो मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे थे और जब से नोटिफिकेशन आएगा उस डेट से ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन वो सीज कर देंगे, वो अब होल्ड नहीं करेंगे। पर्सन्स अपॉइंटेड जो होंगे वो एक्सरसाइज करेंगे पावर्स एंड ड्यूटी। और प्रॉपर्टी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, वो डीम्ड नेसेसरी एंड सो स्पेसिफाइड इन राइटिंग टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वेस्ट इन सच पर्सन। और जो प्रॉपर्टी होगी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो सब होगी और वो सब इन पर्सन जो अपॉइंट किए गए हैं उनके हाथ में आ जाएगी। तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सबसे पहले तो जो मेंबर थे वो सीज कर देंगे ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। दूसरा, जो मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं उनके पास पावर होगी टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म ड्यूटीज एंड फंक्शंस। तीसरा है कि जो भी प्रॉपर्टी होगी स्टॉक एक्सचेंज की वो वेस्ट होगी इन सच पर्सन।
32 क्वेश्चन है एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर। ट्रेडिंग रिंग या फिर फैसिलिटी जो कि ऑफर की जाती है बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड दिस एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। कोई भी ट्रेडिंग रिंग या फैसिलिटी जो कि आरएससी ने प्रोवाइड किया है आउटसाइड इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन टू एनेबल द इन्वेस्टर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज थ्रू सच ट्रेडिंग फ्लोर सच अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ डेट आरएससी, ठीक है। उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करता है, लेकिन उसके एरिया ऑफ ऑपरेशन के आउटसाइड होता है ताकि एनेबल कर सके इन्वेस्टर को टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। उसको बोलते हैं एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर फैसिलिटी। प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी का अकॉर्डिंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बोर्ड। तो सेबी के हिसाब से जो होगा उसके टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हुए तुमको अप्रूवल लेना होता है। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड whom टू अप्लाई। अगर स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए तो किसको अप्लाई करेगा, पावर टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज वेस्ट विथ सीजी। लेकिन सीजी ने क्या कर दिया, ये डेलीकेट कर दिया है अपनी पावर टू सेबी। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फाइल करने होंगे, सबसे पहले तो एप्लीकेशन, दूसरा क्या जाएगा उसके बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर बायलॉज, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन और अदर इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स। और उसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं, टोटल 4 चीज़ें हैं, एप्लीकेशन, बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में अगेन 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या हैं। दूसरा पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस बियरर्स, ऑफिस बियरर्स जो होंगे उनकी पावर्स और ड्यूटीज़ क्या रहेगी। फिर क्वालिफिकेशन, सस्पेंशन, एक्सपल्शन, एक्सक्लूजन और रीएडमिशन ऑफ मेंबर कैसे होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन, सस्पेंशन, एक्सपल्शन या एक्सक्लूजन या फिर रीएडमिशन मेंबर का कैसे होगा। और चौथा पॉइंट है प्रोसीजर टू रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म एज मेंबर। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को मेंबर बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी, फिर ऑफिस बियरर्स का आपको पावर्स एंड ड्यूटीज़ बताना है, फिर सारे प्रोसीजर यानी कि क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन, एक्सपल्शन, एक्सक्लूजन, रीएडमिशन कैसे होगा मेंबर का, और मेंबर अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसको कैसे रजिस्टर करेंगे। तो ये 4 का 4 था। फिर क्वेश्चन 34 है प्रॉक्सीज टू अटेंड एंड वोट इन स्टॉक एक्सचेंज। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज परमिटेड टू वोट इज परमिटेड टू मेक रूल्स या अमेंड कर सकता है रूल टू प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी मैटर्स लिस्टेड, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज परमिट किया गया है टू मेक, वो रूल्स बना भी सकता है और अमेंड भी कर सकता है टू प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी मैटर्स लिस्टेड इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनी members to appoint another person as proxy to attend and vote, ठीक है। तो ये भी कई सारे मैटर्स जो लिस्टेड हैं उसके अंदर है, जैसा कि वो जो मैटर्स क्या हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट्स टू मेंबर्स ओनली, कि मेंबर्स ही वोटिंग राइट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन कि 1 मेंबर 1 वोट ही देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, लेकिन फिर भी उसका एक मेंबर का एक ही वोट माना जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट ऑफ मेंबर्स टू अपॉइंट प्रॉक्सी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं ऑन द राइट ऑफ मेंबर टू अपॉइंट प्रॉक्सी। तो अटेंड और वोट के लिए प्रॉक्सी का कर सकता है। इफ रूल्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज परमिट मेंबर टू अपॉइंट प्रॉक्सी देन नॉन मेंबर कैन नॉट बिकम अ प्रॉक्सी। अगर उसके रूल्स में लिखा हुआ है कि भाई जो प्रॉक्सी होगा वो मेंबर ही होना चाहिए, तो फिर नॉन मेंबर प्रॉक्सी नहीं बन सकता। Also, rules can be amended only with the approval of CG FSB and publication in official gazette। और रूल्स जब भी अमेंड करने होंगे तो सबसे पहले तुमको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा CG FSB का, और उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश भी करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ऑन रिसिप्ट ऑफ सीरियस कंप्लेंट अगेंस्ट मेंबर, अगर सेबी सेटिस्फाई के इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड या पब्लिक इंटरेस्ट तो ऑर्डर कर देगा राइटिंग, इंक्वायरी भी उठा सकता है, टू मेक इंक्वायरी गवर्निंग बॉडी को बोल सकता है। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर ऑफ सीजी और सेबी टू डायरेक्ट रूल्स टू बी मेड और टू अमेंड रूल्स। तो क्या सीजी और सेबी के पास भी पावर है कि वो बोल सके भाई तुम्हारे रूल्स जो है वो बनाओ या फिर उसको अमेंड करो। तो हाँ, सीजी रिटर्न ऑर्डर करेगा, डायरेक्ट करेगा आरएससी को कि वो मेक या अमेंड कर दे रूल्स ऑलरेडी मेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। 2 महीने का टाइम देगा, भाई तू मेक या तो बना ले या तो बदलाव कर ले। दिस पावर इज एक्सरसाइजेबल बाय सेबी
ठीक है, तो सीजी भी कर सकता है और सेबी भी कर सकता है। इफ आरएससी फेल्स या नेग्लेक्ट करता है टू कंप्लाई विद एनी सेबी ऑर्डर विद इन 2 months, तो सेबी क्या करेगा, इटसेल्फ मेक द रूल विद मॉडिफिकेशन एज अग्रीड विद इन आरएससी एंड सेबी। अगर वो सेबी नहीं किया 2 महीने के अंदर, तो क्या करेगा, सेबी खुद अपने आप से ही रूल्स बना देगा अलॉन्ग विथ मॉडिफिकेशन, अगर आरएससी कंसल्ट करके बनाता है तो। और रूल्स क्या कर देगा, पब्लिश कर देगा इन द गजेट ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ सच आरएससी। आफ्टर पब्लिकेशन क्या हो जाएगा, रूल्स वैलिड हो जाएंगे और ऐसा माना जाएगा कि एज इफ दे हैड बीन मेड और अमेंडेड बाय आरएससी इटसेल्फ। हालांकि बनाए हैं सभी, लेकिन वो माना क्या जाएगा कि आरएससी ने बनाए। नेक्स्ट आता है स्टेप्स फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन। तो सारे आरएससी को सबमिट करनी होगी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन। सेबी क्या करेगा, एक इंक्वायरी करेगा और फर्दर इन्फॉर्मेशन लेगा, और अगर उसको सेटिस्फाई होगा कि वो इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में है तो अप्रूव कर देगा विद और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। नो स्कीम इज अप्रूव्ड इफ शेयर इशूड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, ट्रेडिंग राइट इन lieu ऑफ मेंबरशिप कार्ड और पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम एनी रिजर्व और असेट। तो कोई भी स्कीम अप्रूव नहीं की जाएगी अगर 3 पॉइंट होगा, अगर शेयर जो इशू किए हैं वो लॉफुल कंसिडरेशन के लिए है, अनलेस है ना, ट्रेडिंग राइट्स इन lieu ऑफ मेंबरशिप कार्ड है तो, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम एनी रिजर्व और असेट हुआ तो। ये क्वेश्चन बाद में फिर से पढ़ लेना। स्टेप्स फॉर C&D। नेक्स्ट आता है ऑन कंप्लेंट ऑफ सेबी आरएससी ऑर्डर टू डिलिस्ट सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, व्हाट फर्दर स्टेप्स कैन कंपनी कैन टेक अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिलिस्ट सिक्योरिटीज। तो सबसे पहले तो क्या था, ये आरएससी ऑन कंप्लेंट ऑफ सेबी, अगर सेबी ने कंप्लेंट किया है और फिर आरएससी ने डिलीट किया, अपन ने 3 केस पढ़ लिए। सबसे पहले तो क्या था कि आरएससी ने लिस्टिंग ही करने के लिए मना कर रहा है पब्लिक कंपनी का, दूसरा था कि आरएससी ने लिस्ट क्यूयू को डिलिस्ट कर दिया, और तीसरा अभी क्या है कि सेबी ने कंप्लेंट करके बोला है आरएससी को कि भाई तो ये कंपनी का डिलिस्ट कर दे। तो अब बताओ कि कंपनी के पास कुछ है क्या, तो कंपनी कैन अपील टू सेट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सेबी, क्योंकि अभी वो सेबी के खिलाफ जा रहा है, सेबी ने बोला था विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑर्डर इज पास्ड। ठीक है, 45 days के अंदर वो कंप्लेंट कर सकता है। वहाँ पे हमेशा 15 दिन का था, यहाँ पे क्या है 45 days के अंदर वो सेट के पास जा सकता है, अनलेस फर्दर एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय सेट ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। फिर सेट क्या करेगा, ROBH देगा रिस्पोंडेंट को भी, और मे पास ऑर्डर डी इन स्वीट, जैसे कि उसको कंफर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या फिर सेट असाइड कर सकता है डिसीजन ऑफ सेबी। सेट क्या करेगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर देगा टू एवरी पार्टी ऑफ टू अपील एंड कंसर्ट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, यानी कि जो ऑफिसर था उसको भी देगा, और सारी पार्टी जो कंसर्न थी इन सबको भेजेगा। कंपनी एश्योर्ड अ स्पीडी डिसीजन, कंपनी एश्योर कर सकती है कि एक स्पीडी डिसीजन दिया जाएगा, सिंस द ट्राइब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ एवरी अपील विद इन एवरी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ अपील। ठीक है, ये स्पीडी रिड्रेसल ही होगा इसका। ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इसका डेफिनेशन बताओ। ऑप्शन फॉर opt for ODC agreement to buy or sell a set of asset at a specified time in future for a specified amount। ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऑप्शन दिया जाता है कि एग्रीमेंट है टू बाय और सेल ए सेट ऑफ एसेट्स होता है, कब, एट ए स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर, कब, कितने में, एट ए स्पेसिफाइड अमाउंट। However, it is not an obligatory for him since he has option to exercise the contract। ठीक है, obligatory है, ऑप्शन है सीधा, तो फिर obligation तो है नहीं। It will be beneficial then only he will exercise। Let's write an example। ठीक है, जब उसके लिए बेनिफिशियल होगा, अगर फेवरेबल होगा तो ही वो एक्सरसाइज करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू डॉक्यूमेंट द ट्रांजेक्शन, यानी कि सेल ऑफ शेयर्स टू मेक इट लीगली बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। बोथ द पार्टीज के ऊपर उसको लीगली बाइंडिंग करने के लिए एक ट्रांजेक्शन को कैसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिकॉर्डेड इन शेयर परचेज एग्रीमेंट। सबसे पहले तो शेयर परचेज एग्रीमेंट SPA में सारे जो ट्रांसफर है वो रिकॉर्ड किया जाता है, विच इज़ अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो SPA है वो लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड लिस्ट डाउन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रेलिवेंट, और उसके अंदर क्या करेंगे, हम सारे लिस्ट डाउन कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन बताएंगे शेयर्स का, यानी कि नंबर ऑफ शेयर क्या था, प्राइस कितना था, प्रीमियम अमाउंट कितना था, फिर कंडीशन कौन कौन सी सेटिस्फाई की गई है बिफोर सेल्स, फिर डेट ऑन विच सेल इज कम्प्लीटेड, कब ये सेल कंप्लीट हुई,
फिर मैनर ऑफ ट्रांसफ़र क्या था, फिर इंडेमनिटीज़ और प्रोटेक्शन अवेलेबल, अगर इन केस कुछ गलत होता है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंडेमनिटीज़ और प्रोटेक्शन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीअपॉइंटमेंट और वारंटीज़ क्या क्या दी हुई है। और लास्ट पॉइंट है कंडीशंस अपॉन विच एग्रीमेंट टर्मिनेट। पहला तो कंडीशन क्या था कि क्या क्या सेटिस्फाई होगी तब जाके वो जो कंडीशन है उसमें हम एंटर हुए, और दूसरा लास्ट पॉइंट क्या था कि कंडीशन अपॉन विच अगर एग्रीमेंट जो होगा वो कैंसिल भी किया जा सकता है। So this completes SECRA. Thank you so much for listening. Please subscribe the channel if you like the content.